हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ है जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो कवर करने वाले हैं। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है आपका यूनिट 2 से, जो हम चैप्टर 3 कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इसका एक लास्ट टॉपिक जो बच रहा था वो है गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है कि हम अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकें। इफेक्टिव मतलब जो आउटपुट अच्छा दे सके, मैक्सिमम आउटपुट दे सके। तो सबसे पहले आता है टेलर मेड प्लान्स होते हैं कि एचआर प्लान्स जो होते हैं वो अलाइन होने चाहिए कॉर्पोरेट गोल, मतलब जो फर्म है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग, और उसके कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएट टाइम होरिजन। प्लानिंग जो पीरियड होता है वो डिपेंड होना चाहिए, एक उसका टाइम होरिजन होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। तो इसलिए बिज़नेस का साइज़ देख के, उसका स्ट्रक्चर और स्टाफ की एक्सपेक्टेशन देख के उस टाइम होरिजन में हमें डिज़ाइन करने चाहिए अपने जो हमारे प्लान्स हैं। फिर आता है एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट डेडिकेट एचआर प्लानिंग यूनिट एंड कमिटी विद इन द एचआर डिपार्टमेंट। हमें एक एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, मतलब एक डेडिकेटेड जो स्पेशली प्लानिंग एचआर प्लानिंग करता हो, ऐसा एक डिपार्टमेंट हमें अपने एचआर डिपार्टमेंट में एक ऐसी यूनिट बनानी चाहिए। फिर आता है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। इसमें हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम जो रियलिस्टिक बजटिंग कर रहे हैं, मतलब लीडरशिप के अकॉर्डिंग, मतलब टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है हमारा, उसका हमें पूरा सपोर्ट होना चाहिए जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो। फिर आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। जब हम प्लान कर रहे हो तो हमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हम उनसे अच्छे से फीडबैक ले सकें कि अगर हम ये प्लान्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो, क्योंकि उसको असली में इम्प्लीमेंट करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने फीडबैक्स दें और उस प्लान को हम अच्छे से सही कर पाएँ और उसको इफ़ेक्टिव बना पाएँ। फिर आता है इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हमें बिल्ड करना चाहिए एक एचआर डाटाबेस जिसके अंदर हम अच्छे से प्लानिंग कर सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें। फिर आता है बैलेंस्ड एम्फेसाइज। इसमें हम फोकस करते हैं बोथ क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ़ कितने वर्कर्स होने चाहिए, और क्वालिटी, उनकी स्किल्स और उनका पोटेंशियल क्या होना चाहिए। इसमें हम कंसीडर करते हैं इंटरनल प्रमोशंस जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और इसमें हम डिटेल टर्नओवर एनालिसिस करते हैं कि कितने उस ऑर्गेनाइजेशन को लोग छोड़ रहे हैं, तो उसका हम एनालिसिस भी करते हैं, क्या क्यों छोड़ रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो जब हम प्लान्स बनाते हैं तो हमें ये चीज़ों को एनालाइज भी करना चाहिए। तो ये आता है बैलेंस्ड एम्फेसाइज। अब हम नेक्स्ट जो कवर करने वाले हैं वो यूनिट 2 का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। इसमें हम जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं, किसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कौन सी स्किल्स चाहिए, क्या आउटकम आएगा, और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है स्पेसिफिक जॉब के लिए। तो जॉब एनालिसिस ये है, हम जॉब को एनालाइज कर रहे हैं कि उसको परफॉर्म करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है। अगर हम किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस जॉब के लिए वो फिट होगा, तो उसमें क्या क्या स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए, वो किस वर्क एनवायरनमेंट में काम करे कि वो सेटिस्फाई रहे, मोटिवेटेड रहे। तो ये होता है जॉब एनालिसिस। ये कुछ डेफिनेशंस गिवन है, जिसमें कि एक डेफिनेशन है आपके, जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। उस स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या हमें रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। सेकेंड आता है एक जो जॉब होती है वो कलेक्शन होता है ड्यूटीज़ का, टास्क का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसके अंदर हम असाइन करते हैं एक इंडिविजुअल को, और जो ताकि वो डिफरेंट अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। तो एक हम इंडिविजुअल को असाइन करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए। फिर आता है जॉब एनालिसिस एक मेथड है जिसमें हम स्टडी करते हैं वर्क डाटा की, ताकि हम हर ऑक्यूपेशन को अलग अलग कर सकें। मतलब हम हर जॉब को एक एनालिसिस करते हैं जिसमें हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि इसके अंदर हमें ये ड्यूटीज़ चाहिए, इसमें इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसमें ये स्किल्स चाहिए। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बिटवीन द डिफरेंट जॉब्स को। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब एनालिसिस का, मतलब जॉब एनालिसिस करना क्यों है।
इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई करना इफेक्टिव मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। हमें किसी जॉब को एनालाइज करना है, उसके क्या स्किल्स चाहिए, तो वो किस लिए ज़रूरी है, इसलिए ताकि हम अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकें, इफेक्टिव मेथड्स हम यूज़ कर सकें उसको परफॉर्म करने के लिए। सेकंड आता है एंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन, जिसमें हम कंसीडर करते हैं एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट। इसमें कौन से एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड होंगे, एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी, तो उसके लिए भी हमें जॉब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रोवाइड अ रेशनल बेस्ड वेजेस एंड इंसेंटिव बोनस स्कीम, मतलब उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उन्हें कितना कंपनसेशन देना होगा उन एम्प्लॉयज़ को, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है हम जॉब को एनालाइज करें कि कितना उसमें वर्क आवर लग रहा है उस एम्प्लॉय का, कितने उसके एफर्ट्स लग रहे हैं, कितना उसको प्रेशर है उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उस हिसाब से उसको वेजेस और उसकी सैलरी दी जाती है। फिर आता है डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड, अब उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उसको कैसे पता लगा पाएंगे, जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन मतलब क्या ट्रेनिंग चाहिए हमें। फिर आता है डेवलप रिलायबल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, ताकि हम एक डेवलप कर सकें कि रिलायबल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मतलब हम परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, तो ये कैसे पता लगा हमें 5 आवर्स, जब हमने जॉब को एनालाइज करा। फिर आता है सिंप्लीफाई द एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए तो हम उसको अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिक्रूटमेंट से उसको पास कराएंगे, तो इसमें हम प्रोसेस देखते हैं कि एम्प्लॉय को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। फिर आता है इंश्योर द राइट मैच बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन, इस जॉब एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम राइट मैच कर सकें, मतलब जो एम्प्लॉय के पास स्किल्स हैं और जो हमें अपनी जॉब के लिए चाहिए तो वो हम मैच कर सकें राइट। फिर आता है जॉब एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैन पावर मैनेजमेंट, मैन पावर को मैनेज करने के लिए डिफाइन करता है ह्यूमन के जो ट्रेड होते हैं अलग अलग जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ये हेल्प करता है ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें वर्क को इफ़ेक्टिवली। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए जॉब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि एम्प्लॉय की क्या, हमें कौन से एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हम उसके लिए बेटर हायरिंग कर पाएंगे। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि परफॉर्मेंस गैप क्या है इस तो हम ट्रेनिंग कर पाएंगे, और ये परफॉर्मेंस गैप कैसे पता चलेगा, जब हम एनालाइज करेंगे उस जॉब को कि एम्प्लॉय उसको कैसे परफॉर्म कर रहा है, बाकी एम्प्लॉयज़ उस जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हमें ट्रेनिंग मतलब हमारे ट्रेनिंग इसमें रिक्वायर्ड होगी क्योंकि इसमें एक परफॉर्मेंस गैप होगा। फिर आता है एम्प्लॉय सेफ्टी, इसमें हम डिटेक्ट करेंगे और रिजॉल्व करेंगे जो अनसेफ वर्क कंडीशंस होंगी एम्प्लॉयज़ की, तो उसके लिए हमें जॉब एनालिसिस करना होगा। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें हम एक्चुअल जो परफॉर्मेंस करी है और जो जॉब स्टैंडर्ड्स थे वो उसको हम इवेल्युएट करेंगे और इससे हम उनको अप्रेज मतलब परफॉर्मेंस को अप्रेजल देंगे। फिर आता है जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम जॉब की जो वेजेस है, उनकी सैलरी है, उनके डिसीजंस ले पाएंगे बेस्ड ऑन उनकी स्किल्स, एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम जॉब इवैल्यूएट कर पाएंगे। फिर आता है जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, तो जॉब एनालिसिस के कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आपका जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर हम जॉब के रोल समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, उस रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन के लिए हम सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें हम चूज़ करते हैं एक सैम्पल जॉब इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग एवरी जॉब एट मतलब ये टाइम सेव भी करता है आपका और एफर्ट्स भी। जैसे कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए, एक जॉब को 50 जॉब्स हैं तो 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे हमें हर जॉब को एक पर्सन परफॉर्म करने के लिए, तो हम एक सैम्पल जॉब लेंगे, मतलब सिर्फ एक जॉब को एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम बाकी 50 जॉब्स पे वो एप्लीकेबल होगी वो जो हमने आउटकम निकाला होगा। फिर आता है मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमने एक सैम्पल जॉब तो ले ली, मतलब वो जो 50 जॉब्स थी उसमें से हमने एक सैम्पल ले लिया, मतलब एक जॉब पे हम अपना एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम बाकी पे वो एप्लीकेबल करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो उसका मेथड देखेंगे। इसमें हम एप्रोप्रिएट मेथड को सिलेक्ट करेंगे कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चनरीज होंगे या इंटरव्यूज़ होगा, ऑब्जर्वेशन होगा कि हम उस जॉब को ऑब्जर्व करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे या फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस एप्लीकेबल होंगे, तो वो हम उनसे पूछेंगे। फिर आता है अब हमने ये इनमें से मेथड चूज़ कर लिया कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो
अब कलेक्शन ऑफ जॉब डाटा, अब हम जॉब का डाटा कलेक्ट करेंगे जिसमें हम गैदर करेंगे कि बिहेवियर क्या चाहिए होगा, स्किल्स क्या चाहिए होंगी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए होगा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। फिर आएगा प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब हम प्रिपेयर करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिसमें हम आउटलाइन करेंगे, मतलब उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द जॉब कंटेंट। उसके बाद आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें हम लिस्ट बनाएंगे कि एक पर्सन को क्या स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या उसको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन उसमें क्या चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए और उसका एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो। इसमें एक पर्सन से रिलेटेड है, इसमें जॉब से रिलेटेड है। जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये पर्सन के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है। फिर आता है कुछ टेक्निक्स हैं जॉब एनालिसिस की, इसको समझते हैं। सबसे पहले जॉब एनालिसिस का कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें कि हम जॉब रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है जॉब परफॉर्मेंस। जब एनालिस्ट परफॉर्म करते हैं जॉब को पर्सनली और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें फिजिकल एंड सोशल डिमांड कितनी है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें जो एनालिस्ट होते हैं वो खुद परफॉर्म करते हैं उस जॉब को और फिर देखते हैं कि उसकी जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या है, जॉब परफॉर्मेंस। ये टाइम कंज्यूमिंग है बट ये एक मतलब हमें पर्सनली एक्सपीरियंस देगा। जो एनालिस्ट होगा, जो पॉलिसीज़ बना रहा है, जो जॉब को एनालाइज कर रहा है, जो प्लान्स बना रहा है कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो वो खुद एनालाइज करेगा तो ये एक्यूरेट होगा बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको सारी जॉब्स को परफॉर्म करके देखना होगा। फिर आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसमें एनालिस्ट क्या करेगा, सिर्फ एनालाइज करेगा, मतलब वर्कर की परफॉर्मेंस को वो परफॉर्म करते हुए देखेगा। ये सुटेबल होता है शॉर्ट और द फिजिकल जॉब, जैसे मैकेनिक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो ये छोटी जो जॉब होती हैं उस जॉब के लिए बहुत सही है क्योंकि इसके अंदर हम मैकेनिक हो गया तो उसको हम बैठ के देख सकते हैं हम, बट ये लार्ज स्केल पे हो रही होगी तो हम पर्सनली एक एक एम्प्लॉय को नहीं देख सकते ऐसे। इसमें फोकस करा जाता है वर्क की साइकिल पे, उसकी स्पीड पे, कंडीशन और रिस्क क्या क्या है उसमें। फिर एक मेथड आता है इंटरव्यू। इसमें हम कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू विद द वर्कर, मैनेजर और रिलेवेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे, जो रिलेवेंट स्टाफ है उनसे हम इसमें इंटरव्यू करते हैं। इसमें ये गुड फॉर द जॉब होता है जो हार्ड होती है ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे कि बहुत लार्ज यूनिट है तो उसमें हम अगर जॉब एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए क्वेश्चन इंटरव्यू सही रहेगा क्योंकि उसमें ये अच्छा रहेगा क्योंकि हम हर पर्सन को अलग से ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, मतलब उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं। ये एक टाइम एंड द कॉस्ट इंसेंटिव है, मतलब इसमें कॉस्ट और टाइम जो है वो ज़्यादा लगती है क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल पर्सन का इंटरव्यू लेना है। ये रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि जो एक एम्प्लॉय को पर्सनली फील होता है वो दूसरे एम्प्लॉय को भी होता हो, तो ये इनएक्यूरेट भी हो सकती है। फिर आता है क्वेश्चन आयर्स। क्वेश्चन आयर्स में क्या होता है, हम सर्वे सेंड करते हैं टू द जॉब होल्डर को और सुपरवाइजर्स को। हम एक सर्वे सेंड करते हैं जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि इजी, मतलब ये इजी टू एनालाइज होता है, जिसमें हम जैसे कि स्टार्स दे देते हैं आपको 5 स्टार में से अपनी जॉब को कितने आवर्स लगते हैं, वर्क प्रेशर क्या है, आप अपनी वर्क लाइफ मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टार्स दे देंगे। तो इसमें क्या है, ये एक्यूरेट रहेगा। अगर किसी पर्सन ने 5 में से 4 स्टार दिए तो इसका मतलब वो अच्छा है, 5 स्टार दिए वो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। बट अगर हम इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो सबका ओपिनियन अलग अलग होगा, तो वो एनालाइज करने में थोड़ा सा इनएक्यूरेट रहेगा। इसमें हम कवर करते हैं जॉब की एक्टिविटीज़ क्या है, मैनुअल प्रोसेस क्या है और बिहेवियर क्या है। फिर आता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स। इसमें एम्प्लॉय रिकॉल करता है जो इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव और इनइफेक्टिव इवेंट्स हो जॉब से रिलेटेड। ये क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं। इसके अंदर एम्प्लॉय को रिकॉल करना होता है क्या ज़रूरी इवेंट हुआ था, मतलब जो बहुत इफेक्टिव हुआ हो, क्या ऐसा था जो इनइफेक्टिव था। इसमें हम डिटेल बिहेवियर इंसाइट देखते हैं, मतलब एक पर्सन का बिहेवियर चेक करते हैं। और इसमें हम जो एनालिस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और द पेशेंट, इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है और पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि हर एक पर्सन को ऑब्जर्व करना है, हर पर्सन के जो बिहेवियर को उस अच्छे से समझना है। फिर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस टॉपिक से एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।